नमस्कार, मैं अरुण सिंह आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल IDK कोचिंग कैंपस पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग जीएस पढ़ रहे हैं, जीएस में इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, भारत का इतिहास, और भारत के इतिहास के अंतर्गत हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, जान नहीं रहे। ठीक है, तो आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग पढ़ रहे हैं भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, कि किस प्रकार से जो है भारत में यूरोपीय कंपनी आती हैं और व्यापार करती हैं और किस प्रकार से भारत को जो है अपना एक उपनिवेश राज्य के रूप में बनाने में सफल होती है। तो सबसे पहले व्यापार करने के उद्देश्य से पुर्तगाली आए थे, हम लोगों ने पुर्तगाली के बारे में पढ़ा। उसके बाद में फिर डच आए थे, हम लोगों ने डच के बारे में पढ़ लिया है। उसके बाद फिर कौन आते हैं? ब्रिटिश आते हैं, यानी अंग्रेज आते हैं। उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, कब हुई, उस समय शासन किसका था। फिर भारत आते हैं, भारत में कहाँ कहाँ पर अपनी फैक्ट्री स्थापित करते हैं, किस प्रकार से डचों को हराने का काम करते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो आइए उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं 1 मिनट में। कल जो पढ़ा था हम लोगों ने, तो आपको बताया गया कि अंग्रेज भारत आते हैं और भारत आकर के सबसे पहली जो अपनी फैक्ट्री स्थापित करते हैं अस्थायी कारखाना के रूप में, वो मछलीपट्टनम में लगाते हैं 1611 ईस्वी में। मछलीपट्टनम कहाँ है? ये आपका आंध्र प्रदेश में। फिर उसके 2 साल बाद 1613 ईस्वी में ये पहला अपना अस्थायी कारखाना लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं? सूरत में लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आप देखेंगे कि 1633 ईस्वी में अंग्रेजों ने पूर्वी तट पर जो पहला अस्थायी कारखाना लगाया था वो कौन सा था? बालासोर, जो कि कहाँ है? उड़ीसा राज्य में। ठीक है, फिर उसके बाद में आप देखेंगे 1632 ईस्वी में, 1632 ईस्वी में होता क्या है कि जो अंग्रेज थे, जो गोलकुंडा के चंद्रगिरी के जो राजा थे, उनसे चंद्रगिरी राजा नहीं थे, गोलकुंडा जो था, गोलकुंडा के जो सुल्तान थे, उनसे क्या किया? 500 पैगोडा। पैगोडा क्या था इसके बारे में आपको बताया गया। पैगोडा एक प्रकार के सोने का सिक्का होता था, जिसको पुलिकट से चालू किया गया था। किसने किया था? डचों ने। तो 500 पैगोडा वार्षिक के बदले में क्या किया कि गोलकुंडा के अंतर्गत जितने बंदरगाह आते थे, उन बंदरगाहों से व्यापार करने का अधिकार प्राप्त कर लिया या अनुमति प्राप्त कर ली। किसने प्राप्त कर ली? अंग्रेजों ने। फिर उसके बाद देखेंगे कि 1639 ईस्वी में अंग्रेजों ने जो चंद्रगिरी के राजा थे, उनसे क्या किया? मद्रास, जो कि वर्तमान का चेन्नई, इसको क्या किया? पट्टे पर ले लिया। फिर उसके बाद यही नहीं, 1651 ईस्वी में अंग्रेजों ने बंगाल पर भी जो है अपनी पहली कारखाना लगाया, पहली फैक्ट्री खोली। और कहाँ पे खोले थे? हुगली में खोले थे। आप देखेंगे कि बंगाल जो है बहुत ही समृद्धशील वाला क्षेत्र था। अगर पूरे देश की बात करें तो पूरे देश का सबसे जो आर्थिक रूप से मजबूत क्षेत्र था वो था बंगाल। कारण क्या था? सुंदरबन का डेल्टा। आप देखेंगे पूरे विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा आपका है, उपजाऊ जो डेल्टा है, वो कौन सा है? सुंदरबन का डेल्टा है। उस समय बांग्लादेश भी भारत में ही था, वो तो बाद में बांग्लादेश आपका अलग हुआ है। बांग्लादेश वाला हिस्सा भी पूरा किसमें था? भारत में था। तो काफी प्रॉस्पेरिटी वाला एरिया था, एक प्रकार से समृद्धिशील क्षेत्र था। उसके पीछे कारण क्या था? उसका उपजाऊ जो क्षेत्र होने की वजह से। आज भी आप देखेंगे पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा, चाहे हम चावल की बात करें या फिर पटसन की बात करें, इन सब का जो है एक प्रकार से कच्चा माल का उत्पादन सबसे ज्यादा होता था। इस वजह से जितने भी विदेशी फैक्ट्री जो कंपनी आई थी, इन लोगों को कहीं ना कहीं एक प्रकार से मोटो होता था कि जो है कब हम जो है बंगाल पर अपना अधिकार जमाएं। ठीक है, तो 1651 ईस्वी में जो है हुगली पर अपना जो है पहला कारखाना लगाते हैं। कौन लगाता है? अंग्रेज लगाते हैं। और बराबर अच्छी खासी लूटपाट करते हैं, खूब धन बटोरते हैं यहाँ से। उसके बाद में जब इस बात की जानकारी पता चलती है औरंगजेब को 1686 ईस्वी में, जब इस बात की जानकारी औरंगजेब को पता चलती है, तो करते कि मुगल सेना को भेजा जाता है। और मुगल, आप देखेंगे यहीं पर अंग्रेजों के साथ मुगल सेना की जो पहली लड़ाई लड़ी गई थी वो यहीं पर लड़ी गई थी। ठीक है, इसमें होता क्या है कि मुगलों के जो अंग्रेजों की जो सेना थी वो पराजित होती है और इनको हुगली को छोड़ करके जाना पड़ता है। कहने का मतलब है औरंगजेब अंग्रेजों से हुगली को छीन लेते हैं या उनका अधिकार उस पर से समाप्त कर देते हैं। फिर इसी के बाद आप देखेंगे कि बंगाल के एक प्रकार सूबेदार कह सकते हैं, नवाब था शाहसुजा को जो है 3000 रुपये वार्षिक दिया जाता है। बदले में उससे जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा से व्यापार करने की एक प्रकार से अनुमति प्राप्त की जाती है। फिर यहां से आपका 2 सवाल बनता है शहरों की स्थापना से लेकर के। कैसे बनता है
ये जो मद्रास आप देख रहे हैं ना, मद्रास वर्तमान का चेन्नई, यहीं पर एक किला बनाया जाता है जिसका नाम था सेंट जॉर्ज। सेंट जॉर्ज एक किला बनाया जाता है और इसी किले से जो है इन सबको एक प्रकार से जो है मॉनिटरेट किया जाता है। ठीक है, फिर यहां पर हुगली के पास आप देखेंगे, यानी जो आपका क्या कहते हैं पश्चिम बंगाल आपका वाला एरिया है, यहां से अंग्रेजों ने तीन गांव 1200 रुपए वार्षिक पे खरीद लिए। 1200 रुपए वार्षिक पे वो 3 गांव कौन कौन से थे? सुतानाती, दूसरा गोविंदपुर, और तीसरा क्या था? कोलकाता, जिसे हम वर्तमान में कोलकाता बोला जाता है। ये 3 गांव के रूप में थे। इन तीनों गांवों को खरीद लिया जाता है 1200 रुपए वार्षिक रूप में। कौन खरीदता है? अंग्रेज खरीदते हैं। फिर बाद में देखेंगे इसी का विकास होता है और यहीं पर कलकत्ता शहर की स्थापना हो जाती है। आगे चल करके कलकत्ता शहर के रूप में यही जो है विकसित होते हैं। तो जो कलकत्ता शहर, अब यहां से आपकी परीक्षा में सवाल पूछा गया है कि कोलकाता जो शहर है इसको किसने बसाया था या इसकी स्थापना किसने की थी? तो कोलकाता शहर बसाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है जाब चारनाग को। किसको जाता है? जाब चारनाग को जाता है। ये अंग्रेज थे, इन्हें कोलकाता शहर बसाने का श्रेय दिया जाता है। आप देखेंगे कि इसी तीनों गांव के चारों ओर एक किला बनाया जाता है। उस किले को नाम दिया जाता है फोर्ट विलियम का किला। क्या कहते हैं? फोर्ट विलियम। एक कोर्ट बनता है, एक किला बनता है। अब इस किले से भी एक सवाल पूछा गया है कि जो फोर्ट विलियम किला था इसका पहला प्रेसिडेंट कौन था, यानी प्रथम जो गवर्नर था वो कौन था? तो इस बात को नोट करते चलिएगा। वो कौन थे? चार्ल्स आयर थे। ठीक है, और ये तो रही बात कलकत्ता शहर की। इसी के साथ साथ एक शहर और आपका पूछा जाता है जिसका नाम है मुंबई। क्या नाम है जी? मुंबई। क्वेश्चन आप देखेंगे कई जगहों में पूछा भी गया है कि जो मुंबई, वर्तमान का मुंबई, पहले बंबई, इस शहर की स्थापना किसी थी? तो इसको बसाने का जो श्रेय दिया जाता है वो गेराल्ड औंगियार को दिया जाता है। ये मुंबई के गवर्नर बनकर के रहे थे, इसी वजह से इनको इस शहर का संस्थापक भी माना जाता है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि अंग्रेज जो है आते हैं और अपनी फैक्ट्री स्थापित करते हैं। व्यापार के लिए जो है किस प्रकार से डचों को बाहर किया और भारत पर एक के बाद एक अपना अधिकार जमाते चले गए। फिर इसी के बाद में एक कहानी में एक मोड़ और आता है, तब आता है कि जब 1715 ईस्वी में एक सर्जन हैमिल्टन आता है भारत। ब्रिटिश था ये, जिसका नाम क्या था? हैमिल्टन। एक प्रकार से एक सर्जन था। सर्जन समझते ना, जो डॉक्टर आपके होते हैं सर्जन करने वाले। तो फारुखसियर क्या था? उस समय एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। अब वो गंभीर रोग क्या था इसके बारे में कहीं उल्लेख नहीं किया गया है, यही लिखा मिलता है कि गंभीर रोग से पीड़ित था। तो हैमिल्टन उसके दरबार में आता है अनुमति के लिए कि हमको जो है व्यापार करने की अनुमति दी जाए, इस उद्देश्य के साथ आता है। लेकिन फारुखसियर को, जो वो गंभीर बीमारी से ग्रसित था, उसको निजात दिलाता है। एक प्रकार से जो है उसको छुटकारा मिल जाता है, उसका उपचार करता है। बदले में फारुखसियर जो है प्रसन्न होता है, खुश होता है और वह एक शाही फरमान जारी करता है 1717 ईस्वी में। तो आइए जाना जाए कि उस शाही फरमान क्या था, उसके अंतर्गत क्या क्या अधिकार दिए गए। तो उसमें जो पहला अधिकार ये दिया गया था कि जो ब्रिटिश कंपनी थी, पहला अधिकार क्या था कि ब्रिटिश कंपनी को बंगाल में मुक्त व्यापार, बंगाल में क्या किया? मुक्त व्यापार करने का अधिकार दिया। ठीक है। दूसरा पॉइंट यह है कि 10,000 रुपए वार्षिक, 10,000 रुपए वार्षिक लेकर के सूरत में भी जो है इनको व्यापार करने का अधिकार दे दिया गया। किसको? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को या ब्रिटिश कंपनी को। तीसरा क्या था शाही फरमान? तीसरा यह था कि अंग्रेजों ने जो सिक्के ढाले थे मुंबई से, इन्होंने जो सिक्का बनाया था मुंबई से, उन सिक्कों को मुगल साम्राज्य में भी चलाने की छूट दे दी गई कि उस जो सिक्का है
वो जहाँ पर मुगलों का शासन है, जो मुगल शासक का जो क्षेत्र है, वहाँ पर भी उन सिक्कों को चलाया जा सकता है। तो ये 3 शाही फरमान जारी किए थे किसने? फारुखसियर ने। किसने किया था? फारुखसियर ने किया था। और कब किया था? 1717 ईस्वी में। तो देखेंगे इस प्रकार से अंग्रेजों की स्थिति जो है और मजबूत होती हुई चली जाती है। अब इसके बारे में और भी हमको कई सारी चीज़ पढ़नी है कि किस प्रकार से जो ब्रिटिश थे, इनका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, इनकी क्या क्या नीतियाँ थी, इनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले, क्योंकि अभी हम लोग कंपनी के बारे में जान रहे हैं, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद में जो अगली कंपनी भारत में आती है वो कौन से आते हैं? डेनिस आते हैं। तो आइए डेनिस के बारे में पढ़ा जाए। हालांकि डेनिस का जो है बहुत ज़्यादा योगदान नहीं होता है, लेकिन फिर भी पढ़ते हैं उनके बारे में। अब हम लोग देखते हैं भारत में डेनिस कंपनी। डेनिस जिसे वर्तमान में डेनमार्क कहा जाता है ना। डेनमार्क आपका एक कंट्री है, देश है। हालांकि इनका ये एक लंबे समय तक भारत में व्यापार नहीं कर पाती हैं, लेकिन फिर भी जो है इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा जाए तो डेनिस जब भारत आते हैं तो डेनिस की जो कंपनी की स्थापना होती है ये 1616 ईस्वी में होती है। ठीक है। इसके बाद में फिर देखेंगे, सॉरी 1666 में होगी, 1666 ईस्वी में होती है। उसके बाद ये भारत आते हैं और भारत में इन्होंने अपनी जो पहली फैक्ट्री लगाई थी त्र्यंबकोर, जिसे तंजौर के नाम से जाना जाता है, तंजौर में लगाते हैं। और कब लगाते हैं? 1620 ईस्वी में लगाते हैं। ठीक है, सही था जी, 1616 ही होगा। 1616 ईस्वी में कंपनी की स्थापना होती है। किस नाम से? डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से। उसके बाद में भारत आते हैं और भारत में अपनी जो पहली फैक्ट्री स्थापित करते हैं, कहाँ करते हैं? तंजौर में करते हैं। और कब करते हैं? 1620 ईस्वी में करते हैं। इसके बाद जो दूसरी फैक्ट्री लगाते हैं वो ये लगाते हैं सेरामपुर में। सेरामपुर, या इसी को कहीं कहीं लिखा हुआ आप पाएंगे श्रीरामपुर। ये है कहाँ? बंगाल में था। कहाँ था जी? ये बंगाल में था। ठीक है, यहां पर आते हैं और ये अपनी फैक्ट्री लगाते हैं। ये इनका प्रमुख केंद्र था। किसका? जो डेनिस व्यापारी थे, इनका क्या था? ये प्रमुख केंद्र था। तो इन्होंने 2 फैक्ट्रियां लगाई थी। कौन कौन सी? पहली तंजौर में 1620 ईस्वी में, दूसरी कौन लगाए थे? सेरामपुर में, जो कि बंगाल में है। यहां कब लगाए थे? 1676 ईस्वी में लगाए थे। 1676 ईस्वी में लगाए थे। उसके बाद देखेंगे फिर होता क्या है कि ये लोग 1685 ईस्वी में, डेनिस जो थे ये सफल नहीं हुए व्यापार में, तो 1685 ईस्वी में इन्होंने अपनी कंपनी जो थी उसको अंग्रेजों को बेच दिया। किसको बेच दिया? अंग्रेजों को बेच दिया और बेच करके भारत से वापस चले आए। बस इनके बारे में इतना ही हमको पढ़ना है। देखिए, आपने एक चीज़ देखा होगा कि जैसे हमने आपको डच के बारे में पढ़ा है, या फिर पुर्तगाली के बारे में पढ़ा है, या फिर आपने डेनिस के बारे में पढ़ा, तो कहीं ना कहीं जो है इनका एक प्रकार से देखेंगे कि बंगाल के क्षेत्र पर इन सभी लोगों ने कहीं न कहीं अधिकार जमाने की जो है कोशिश की, उसमें सफल भी हुए। और वहां पर इन्होंने अपना जो है एक प्रकार से मुख्य सेंटर के रूप में, मुख्य केंद्र की स्थापना की। जैसे अगर हम बंगाल की बात करें तो बंगाल में आप देखेंगे कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे, है ना। तो सबसे पहले देखेंगे पुर्तगालियों ने हुगली पर अपना अधिकार किया और इसको अपने व्यापार का मुख्य केंद्र बनाया। उसके बाद में फिर जब डच आते हैं तो डचों ने बंगाल में एक स्थान है चिंसुरा। क्या नाम है उसका? चिंसुरा। यहां पर डचों ने अपनी फैक्ट्री लगाई थी। ठीक है, अभी जस्ट आपको डेनिस के बारे में पढ़ाया गया है। डेनिस ने कहां लगाया था? सेरामपुर। ये कब लगाए थे? 1676 ईस्वी में लगाए थे। तो कहीं न कहीं जितने भी व्यापारी आते थे उन सबकी जो नज़र होती थी वो बंगाल पे होती थी। क्यों होती थी? हाँ, आपको बताया गया कि बंगाल क्या था? पूरा प्रॉस्पेरिटी वाला एरिया था, समृद्धि वाला क्षेत्र था, सुंदरबन का डेल्टा, उपजाऊ क्षेत्र, है ना, कच्चा माल का उत्पादन ज़्यादा होता था। इसी वजह से सब लोग जो है, सबका एक प्रकार से वो होता था कि बंगाल पर अधिकार किया जाए, अगर सही रूप से व्यापार करना है तो, ज़्यादा लाभ कमाना है तो इस प्रकार से बंगाल जो है सेंटर बन गया था, पुर्तगालियों का भी, डचों का भी और डेनिस का भी। फिर डेनिस के बाद में जो अंतिम रूप से भारत में व्यापार करने वाली जो कंपनी आती है उसका नाम था फ्रांसीसी। कौन सी कंपनी आती है?
फ्रांसीसी कंपनी आती है, तो अगली जो कंपनी हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फ्रांसीसी के बारे में। जब फ्रांसीसियों ने देखा कि भारत में पुर्तगाल जा रहे हैं, फिर जो है डच जा रहे हैं, ब्रिटिश जा रहे हैं, डेनिश जा रहे हैं, तो फ्रांसीसियों ने कहा कि चलो क्यों ना जो है भारत में व्यापार किया जाए, हम लोग भी लाभ कमाएं। तो अगली जो कंपनी है वो कौन सी है? फ्रांसीसी कंपनी। फ्रांसीसी कंपनी की भी जो स्थापना होती है वो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से होती है। देखिए सब कंपनी के आगे आपको लिखा होगा ईस्ट इंडिया कंपनी लगा हुआ मिलेगा। तो जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, या जिसको हम फ्रांसीसी कंपनी बोल सकते हैं, इसकी जो स्थापना होती है 1664 ईस्वी में होती है। कब होती है जी? कंपनी का स्थापना वर्ष आप लोग जरूर याद रखिएगा, परीक्षा में कभी कभी सवाल पूछ भी लिया जाता है यहाँ से भी कि कंपनी की स्थापना कब हुई। तो 1664 ईस्वी में हुई थी। उस समय जो फ्रांस का शासक था वो कौन था? इसको भी ध्यान रखिएगा, लुई 14वां। ठीक है, ये क्या था? फ्रांस का शासक था। इसी के शासनकाल में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया की कंपनी की स्थापना होती है। कब होती है? 1664 ईस्वी में होती है। किसके प्रयासों से होती है? इसका जो मंत्री था कोलबर्ट, क्या नाम था? कोलबर्ट, जो कि मंत्री था, इसके प्रयासों से जो इस कंपनी की स्थापना होती है। और इस प्रकार से देखेंगे कि फ्रांसीसी भारत आते हैं और भारत आकर के जो अपनी पहली फैक्ट्री लगाते हैं वो 1668 ईस्वी में लगाते हैं। फ्रांसीसी जब भारत आते हैं तो अपनी जो पहली फैक्ट्री लगाते हैं वो कहाँ लगाते हैं? सूरत में लगाते हैं। और कब लगाते हैं जी? 1668 ईस्वी में लगाते हैं। और ये जो फैक्ट्री लगाने का काम किया जाता है किसके उसमें प्रकार से जो है उसमें किया जाता है नेतृत्व में? तो कैरोन फ्रैंक, ध्यान रखिएगा, कैरोन फ्रैंक, या कहीं कहीं आप लिखा हुआ पाएंगे फ्रैंक कैरोन बोला जाता है, या फ्रैंक कैरो पाएंगे, तो कंफ्यूज मत होइएगा। कैरोन फ्रैंक या फ्रैंक कैरो एक ही है। तो इनके जो है निर्देशन में, या इनके एक प्रकार से जो है नेतृत्व कर रहे थे निर्देशन में, पहली जो कोठी लगाई जाती है फ्रांसीसी कंपनी के द्वारा 1668 ईस्वी में लगाई जाती है। कहाँ पे लगाई जाती है? सूरत में लगाई जाती है। इसके बाद दूसरी जो फैक्ट्री लगाई जाती है वो 1669 ईस्वी में। ये कहाँ पर लगाई जाती है? मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम, या इसी को मछलीपट्टनम के नाम से भी जाना जाता है। फिर इसके बाद में देखेंगे 1674 ईस्वी में एक और फैक्ट्री की स्थापना की जाती है। 1674 ईस्वी में इनके द्वारा जो अगली फैक्ट्री लगाई जाती है पुदुचेरी में लगाई जाती है। पुदुचेरी जो एक गांव के रूप में था, जिसे वर्तमान में हम पांडुचेरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, 1674 ईस्वी में यहाँ। उसके बाद फिर देखेंगे कि 1701 ईस्वी में 74 के बाद 1701 ईस्वी में ये लोग पांडिचेरी को, यानी जो फ्रांसीसी थे, इन्होंने पांडिचेरी को अपना मुख्यालय बना लिया। ठीक है, और यहीं पर जो पहला प्रकार से जो गवर्नर बनकर के आया था फ्रांसीसी गवर्नर, वो कौन था? फ्रांसिस मार्टिन। याद रखिएगा, यहां से भी सवाल पूछ लिया जाता है पहला गवर्नर को लेकर के। पहला ब्रिटिश गवर्नर कौन था? पहला फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? पहला डच यात्री कौन था? इन सबको जो है आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से, बेहतर तरीके से। तो पहला जो फ्रांसीसी गवर्नर आया था उसका नाम क्या था? फ्रांसिस मार्टिन। ठीक है, ये पहला फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में भारत आया था। इसके बाद देखेंगे कि होता क्या है, 1701 को पांडिचेरी को मुख्यालय बनाया। इसके बाद में 1736 ईस्वी में 1736 में एक नया फ्रांसीसी गवर्नर आता है, डुप्ले, जिसका बहुत ही योगदान था, अहम योगदान था। भी आगे हम लोग पढ़ेंगे किस प्रकार से जो है कूटनीति का प्रयोग करते हैं डुप्ले। तो 1736 ईस्वी में डुप्ले जो है ये अगले फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में कहाँ आते हैं? भारत आते हैं। और फिर 1739 ईस्वी में आप देखेंगे 1739 में इन्होंने कराईकल पर अधिकार कर लिया। किस पर? कराईकल पर क्या किया? अधिकार कर लिया। देखिए यहीं पे एक चीज हम लोग और समझ लेते हैं पांडिचेरी के बारे में। देखेंगे पांडिचेरी का जो है जो विस्तार क्षेत्र है वो कितने राज्यों में है? 3 राज्यों में है ना। पांडिचेरी जो क्षेत्र आपका है इसका जो विस्तार मिलता है वो 3 राज्यों में मिलता है। माहे किस किस नाम से मिलता है? माहे के नाम से, यनम के नाम से और कराईकल के नाम से। ये 3 नाम से जो है हमको क्षेत्र मिलता है। माहे जो आपका है ये केरला में है तो पांडिचेरी का हिस्सा है कहां? केरल में है। यनम नाम से जो आपका है वो है आंध्र प्रदेश में। और कराईकल के नाम से कहां पे है? तमिलनाडु में है। तो ध्यान दीजिएगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। यहां से भी आपका जो मिलान करने के लिए आ जाता है कभी कभी सवाल।
पूछा भी गया है यहां से क्वेश्चन, है ना। माहे कहाँ है, तो माहे केरला में है, येनम आंध्र प्रदेश में, कराईकल तमिलनाडु में है। ये तीनों पार्ट किसके हैं, पांडिचेरी के ही पार्ट है। ठीक है, इसको जो आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इसके बाद फिर देखेंगे 1739 के बाद 1740 ईस्वी आपका आएगा, और उसी के बाद फिर जो है, क्योंकि उस समय यूरोप में आप देखेंगे कि यूरोप जो है महाद्वीप में ब्रिटेन और फ्रांस, ये जो देश थे वो एक दूसरे के बहुत बड़े विरोधी थे, या यूं कहा जाए एक प्रकार से धुर विरोधी थे ये। कौन कौन, ब्रिटेन और फ्रांस एक दूसरे कहां पे, यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत। तो इन लोगों के बीच में आपस में मतभेद होता है, और मतभेद होने के बावजूद जो है आप देखेंगे लगभग 20 वर्षों तक ब्रिटिश कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी के बीच में संघर्ष होता है, युद्ध होता है, अधिकार को लेकर के, व्यापार को लेकर के। वो चाहते थे कि जो है फ्रांसीसी यहां से जाए वो व्यापार न करे, और ब्रिटिश चाहते थे फ्रांसीसी चाहते थे कि ब्रिटिश यहां से जाए वो व्यापार न करे, है ना। तो इससे क्या होगा कि उनको जो है एक बड़े स्तर पर क्या होगा, लाभ होगा और उनको फायदा मिलेगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, और क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी थे, और धुर विरोधी होने की वजह से भारत में ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनी के बीच में युद्ध स्टार्ट हो जाता है, और युद्ध लगभग जो है ये 20 साल तक चलता है, जिसको हम इनके यूरोपीय जो ब्रिटिश कंपनी थी और जो फ्रांसीसी कंपनी थी, इनके बीच में जो संघर्ष होता है उसको हम लोग पढ़ते हैं कर्नाटक युद्ध के रूप में। तो 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे। कितने हुए थे, ये जो कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था, ध्यान दीजिएगा यहां पर, कर्नाटक जो युद्ध लड़ा गया था ये ब्रिटिश कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी के बीच लड़ा गया था। कितने युद्ध थे, 3 युद्ध टोटल लड़े गए थे। तो आइए हम लोग बात करते हैं पहले प्रथम कर्नाटक युद्ध की। पहला जो कर्नाटक का युद्ध था, यानी जो प्रथम कर्नाटक युद्ध था, ये लड़ा गया था 1746 से लेकर के 1748 ईस्वी के बीच में। 1746 से 1748 ईस्वी तक लड़ा गया था। इसका जो कारण माना जाता है कि इसका कारण क्या था इस युद्ध का, तो वही ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर के जो युद्ध हो रहा था वही इसका कारण था। लेकिन भारत में जो ये युद्ध हुआ था, इसका तात्कालिक कारण क्या था, तो इसका तात्कालिक कारण यह था कि एक अंग्रेज अधिकारी था, एक अंग्रेज अधिकारी, यूं कहे गवर्नर अधिकारी ठीक है, एक अंग्रेज अधिकारी था, कैप्टन था, जिसका नाम था कैप्टन बर्नेट। क्या नाम था जी, कैप्टन बर्नेट। इसने क्या किया कि कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर, जो फ्रांस का जहाज था, उनको क्या किया, उन पर अधिकार कर लिया, या एक प्रकार से उन पर कब्जा कर लिया। कौन कर लिया था, कैप्टन बर्नेट, जो कि क्या था, एक अंग्रेज अधिकारी था। यही तात्कालिक कारण था प्रथम कर्नाटक युद्ध का। इस बात की जानकारी जब पता चलती है डुप्ले को, डुप्ले जो कि उस समय फ्रांसीसी गवर्नर थे, फ्रांसीसी जो कंपनी थी इसके गवर्नर थे, इन्होंने क्या किया कि जो मॉरिशस के गवर्नर थे ला बूदर्ने, ये जो है मॉरिशस में भी जो है फ्रांसीसी कंपनियों का अधिकार था। तो मॉरिशस के जो गवर्नर थे ला बूदर्ने, इनसे जो है डुप्ले सहायता लेते हैं, और इनकी सहायता लेकर के जो है ये लोग मद्रास पर अटैक कर देते हैं, मद्रास पर आक्रमण कर देते हैं। मद्रास को घेर लिया। अब मद्रास पर जब आक्रमण कर देते हैं तो जो अंग्रेज गवर्नर थे इनके पास सेना कम थी। अंग्रेज गवर्नर जो था मोर्स ने क्या किया, इसने आत्मसमर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया अपने आप को, है ना, कि लड़ने की क्षमता हमारे पास है नहीं, तो इसने क्या किया, अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन आप पढ़ेंगे यहीं पर एक और युद्ध लड़ा जाता है जिसको हम कहते हैं सेंट टोमे का युद्ध। हालांकि इसका बहुत ज्यादा उल्लेख आपको नहीं मिलेगा। सेंट टोमे का युद्ध लड़ा जाता है। ये किससे बीच लड़ा गया था, तो ये जो सेंट टोमे का युद्ध था ये लड़ा गया था अनवरुद्दीन, जो कि नवाब था, अनवरुद्दीन के बीच में, जो कि कर्नाटक का नवाब था, और दूसरा कौन थी, फ्रांसीसियों के बीच में। अनवरुद्दीन कहां का नवाब था, कर्नाटक, ये कर्नाटक का नवाब था। ठीक है, तो इनके बीच में युद्ध लड़ा जाता है सेंट टोमे के नाम से, और परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि इस युद्ध में जो है विजयी कौन होता है, फ्रांसीसी विजयी होते हैं। फ्रांसीसियों को विजय प्राप्त होती है, अनवरुद्दीन क्या होता है, पराजित होता है।
ठीक है, तो ये आपका क्या था, प्रथम कर्नाटक युद्ध था। प्रथम कर्नाटक युद्ध में परिणाम स्वरूप आप देखेंगे अंग्रेजों की स्थितियां कमजोर थी और वो पराजित होते हैं। फ्रांसीसी क्या करते हैं, विजय प्राप्त करते हैं। तो ये तो था आपका पहला प्रथम कर्नाटक युद्ध, जिसका तात्कालिक कारण क्या था आपको बताया गया। कौन सा कारण था कि एक अंग्रेज अधिकारी था कैप्टन बर्नेट, इसने क्या किया था, फ्रांसीसी जहाज पर कब्जा कर लिया, अधिकार कर लिया, जिसकी वजह से डुप्ले ने, जो मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर थे, ला बुदर ने इनसे सहायता ली और इनके साथ मिलकर के मद्रास को घेर लिया और वहां पर क्या किया, अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया। इस स्थिति में अंग्रेज जो है अपने एक प्रकार से जो है असहाय महसूस किए। जो उनका गवर्नर था मोर्से, इसने क्या किया, आत्मसमर्पण कर दिया फ्रांसीसी सेना के सामने। इसी समय एक छोटा सा युद्ध और लड़ा जाता है जिसको हम सेंट टोमे के युद्ध के नाम से जानते हैं। किसके किसके बीच में लड़ा गया था ये, अनुरुद्दीन जो कि कर्नाटक का नवाब था और फ्रांसीसी कंपनी के बीच में। इस युद्ध में भी होता क्या है, फ्रांसीसियों की विजय होती है और जो कर्नाटक का नवाब था अनुरुद्दीन, ये पराजित होता है। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध के रूप में कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था और क्या कारण था इस युद्ध के होने का, इसमें विजय किसको प्राप्त होती है, क्या प्रभाव इसका पड़ता है। ठीक है, तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध की अगर हम बात करें तो ये 1700 जो आपका सेकेंड कर्नाटक वार था, द्वितीय जो कर्नाटक युद्ध था ये लड़ा गया था 1749 से लेकर के 1754 ईस्वी के बीच में। 1749 टू 54, 1749 से 1754 के बीच में ये जो युद्ध लड़ा गया था, सेकेंड कर्नाटक युद्ध, ये लड़ाई थी हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार को लेकर के। लड़ाई किसके लिए थी, हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार को लेकर के ये लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक है, इस लड़ाई में देखेंगे कि हैदराबाद पर अधिकार को लेकर के नासिर जंग के बीच में और मुजफ्फर जंग, दोनों भाई थे ये, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच में युद्ध होता है। किसके उत्तराधिकार को लेकर के, हैदराबाद के उत्तराधिकार को लेकर के। वही देखेंगे कर्नाटक में अधिकार को लेकर के अनवरुद्दीन और चंदा साहिब, चंद्रा साहिब के नाम से इनको जाना जाता है। इन दोनों लोगों के बीच में जो है कर्नाटक पर अधिकार को लेकर के क्या होता है, युद्ध शुरू हो जाता है। यहीं से देखेंगे एक नई नीति का सृजन होता है भारतीय इतिहास में, जिसको हम कहते हैं किंग मेकर की नीति, राजा बनाओ की नीति। आप इसमें देखेंगे कि अनुरुद्दीन जो कि सेंट टोमे के युद्ध में फ्रांसीसियों से पराजित हुआ था, अंग्रेजों ने क्या कहा कि इनका सपोर्ट किया जाए, इनको कर्नाटक का नवाब बनाया जाए, राजा बनाओ इनको। राजा बनाने के बाद में फिर इन पर जो है धीरे धीरे क्या करो, अधिकार करो। तो अनुरुद्दीन को इनका सहायता कौन करता है, अंग्रेज जो है ये समर्थन करते हैं अनुरुद्दीन का, और जो फ्रांसीसी थे इन्होंने समर्थन किसका किया था, चंदा साहिब का, क्योंकि ये लोग समझ गए थे कि भारत में स्थिति क्या है, आपस में लड़ाओ और राज करो। और उसके बाद फिर देखेंगे नासिर जंग और मुजफ्फर जंग, इन दोनों में लड़ाई हो रही थी किसको, हैदराबाद को लेकर के। तो जो नासिर जंग था इनको जो समर्थन प्राप्त होता है वो अंग्रेजों से प्राप्त होता है, जबकि मुजफ्फर जंग को किससे प्राप्त होता है, फ्रांसीसियों से प्राप्त होता है, यानी कि डुप्ले से प्राप्त होता है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि होता क्या है कि इन दोनों ही युद्ध में फ्रांसीसियों की विजय होती है। मुजफ्फर जंग हैदराबाद का नवाब बनता है और चंदा साहिब कर्नाटक के नवाब बनते हैं। अब इस जीत के साथ जो है फ्रांसीसियों का एक प्रकार से सीना उनका चौड़ा हो जाता है। भारत में विजय प्राप्त करने के बाद से देखेंगे उनका मनोबल काफी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना। जाहिर सी बात है कि जहां 500 लोग हों, 1000 लोगों को जो है मार पीट के चले आए तो हौसला तो बुलंद होगा ही होगा। इसी प्रकार से फ्रांसीसियों का भी हौसला क्या हो जाता है, यहीं से बुलंद हो जाता है। ठीक है, अब क्योंकि समय हो चुका है तो आगे की कहानी जो है हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से फिर फ्रांसीसियों का जो है अंग्रेजों के साथ युद्ध होता है, और परिणाम स्वरूप देखेंगे अंग्रेज जो है वो विजय प्राप्त करेंगे और फ्रांसीसी पराजित होंगे। क्या कारण था पराजित हुए। ठीक है, अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू।